series. I invite Honorable Chairperson of Indian Council of Philosophical Research, New Delhi, Professor R.C. Sinha, sir. Professor R.C. Sinha, please deliver your lecture, sir. सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा, आभार व्यक्त करना चाहूंगा। आवाज हमारी आ रही है ठीक से? जी सर। ओके ओके। मान्यवर वाइस चांसलर साहब, जो स्क्रीन पर दिखाई पड़ते हैं, पहले मैं उन्हीं को एड्रेस करना चाहूंगा। श्री मान्यवर बालमुकुंद पांडे जी, प्रोफेसर एडीएन वाजपेयी। वैसे तो आपने बहुत सारे लोगों को आमंत्रित किया है, प्रोफेसर एस.आर. भट्ट, प्रोफेसर जटाशंकर जी, सभी को नमस्कार निवेदित करते हुए प्रोफेसर राकेश चंद्रा जी ने बहुत लखनऊ विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी के बारे में बहुत कुछ बताया। और हमारे शिक्षक कहिए, साथ साथ हमने काम भी किया, प्रोफेसर एन.के. देवराज, द ग्रेट मैन, जो लखनऊ विश्वविद्यालय से बीएचयू आए थे और डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन फिलॉसफी एंड रिलीजन, कॉलेज ऑफ इंडोलॉजी में एक डिपार्टमेंट जिसके वो अध्यक्ष होकर आए थे। और चूंकि डॉक्टर एन.के. देवराज सीधे लखनऊ यूनिवर्सिटी में लेक्चरर से प्रोफेसर बनना एक उस समय एक अद्भुत संयोग की बात थी। और पूरे दर्शन जगत में डॉक्टर एन.के. देवराज का नाम लिया जाता था कि लखनऊ विश्वविद्यालय के लेक्चरर से बीएचयू में प्रोफेसर बनकर आना एक अद्भुत संयोग की बात मानी जाती थी। और मैं अपने को सौभाग्यवान मानता हूं कि उनके साथ काम करने का, रहने का मौका मुझे मिला बीएचयू में। वैसे लखनऊ विश्वविद्यालय और आईसीपीआर एकेडमिक सेंटर से मेरा बहुत पुराना संबंध रहा है। जब से ये आईसीपीआर की रचना हुई लखनऊ में, उस समय से आना जाना मेरा रहा है। हाँ, प्रोफेसर बलराम सिंह जी जो वेदांतिक स्टडी सेंटर मैसेच्यूसेट्स में डायरेक्टर थे, उस समय मुझे यूएसए में रहने का मौका मिला था। पिट्सबर्ग में मैं रहता था और उनके आमंत्रण पर मैंने ज्वाइन किया था। एक आर्टिकल भी हमने प्रस्तुत की थी। तो ये बड़ा सुखद संयोग है। केसी पांडे जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। उनके प्रति अनुग्रह व्यक्त करना चाहूंगा। आईसीपीआर के अध्यक्ष होने के नाते मेरा भी कर्तव्य बनता है कि सभी प्रोफेसर डीएन यादव जरूर होंगे। हाँ जी, नमस्ते। तो ऐसे जो नाम जैसे याद आते हैं उन सबको मैं अभिवादन, स्वागत अभिव्यक्त करता हूँ। विषय पर मैं आना चाहूंगा क्योंकि समय की सीमा है और बड़े अच्छे वक्ता हैं प्रोफेसर एडीएन वाजपेयी, श्रीमान मान्यवर बालमुकुंद पांडे जी को भी सुनने का अवसर मिलेगा। तो ये संयोग की बात है। विषय पर आना चाहूंगा, कंटेम्पररी कंट्रीब्यूशन ऑफ कंटेम्पररी इंडियन थॉट। सबसे पहले तो जो दर्शन शास्त्रियों ने फिलॉसफी को डिवाइड किया है, एंशिएंट इंडियन फिलॉसफी, मेडिएवल फिलॉसफी, मॉडर्न फिलॉसफी एंड कंटेम्पररी फिलॉसफी। मॉडर्न फिलॉसफी और कंटेम्पररी फिलॉसफी में अंतर है। एंशिएंट फिलॉसफी
के बारे में कोई कोई दुविधा नहीं है, क्योंकि हम लोग को मालूम है, ज्ञात है कि ये डिवीजन एक तरह से कालखंड को ध्यान में रखकर दार्शनिकों ने किया है। लेकिन दार्शनिक दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो कंटेम्प्ररी इंडियन फिलॉसफी को एक अवधारणा के रूप में, एक कॉन्सेप्ट के रूप में जब हम लेते हैं तो उसकी व्याख्या हिस्टोरिकल जो डिवीजन है, एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न एंड कंटेम्प्ररी, उससे भिन्न इतर दिखता है। साधारण, हाँ, प्रोफेसर आरपी सिंह जी, मैं जैसे जैसे मेरा नमस्कार अभिवादन स्वीकार करेंगे तो कंटेम्प्ररी फिलॉसफी प्रमुख रूप से हम लोग जो जीवित हैं, लिविंग फिलोसफर्स को कंटेम्प्ररी फिलोसफर्स कह सकते हैं। और मॉडर्न फिलोसफर्स, अब मॉडर्न फिलोसफर, यहाँ मॉडर्न फिलोसफर्स 19th सेंचुरी के जो फिलोसफर्स हैं, जैसे श्री अरविंद हुए, केसी भट्टाचार्य हुए, रविन्द्रनाथ टैगोर हुए, ये कुछ नाम मैंने आपके समक्ष रखा। लेकिन फिलोसॉफिकल ट्रेंड्स, मॉडर्न ट्रेंड्स एंड कंटेम्प्ररी ट्रेंड्स, जो फिलोसॉफिकल ट्रेंड्स हैं, इसमें बहुत भेद न करते हुए मैं एंशिएंट इंडियन फिलोसफी and the contemporary Indian philosophy, taking modern philosophy and the contemporary philosophy together. क्योंकि बहुत सारे, अब एक एंशिएंट इंडियन फिलोसफी एंड फिलोसोफर्स, उनका एक विशेष अवदान है पूरे विश्व में। अगर हम बात करें तो इंडियन फिलोसफी हैज कंट्रीब्यूटेड ए लॉट, और प्राचीन भारतीय दर्शन मुख्य रूप से उनका कंट्रीब्यूशन ये रहा है कि उन्होंने 6 आस्तिक दर्शन और एक अर्थ में वैदिक दर्शन और 3 नॉन वैदिक दर्शन, या अवैदिक तो कहना ठीक नहीं है, लेकिन एथिस्टिक कहना कुछ हद तक ठीक है। तो एथिस्टिक एंड थिस्टिक ऐसा, या वैदिक एंड नॉन वैदिक का अगर हम कहें तो ये कंट्रीब्यूट किया। और आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी भारतीय दर्शन का मूल मंत्र रहा है, क्योंकि बुद्धिज्म और जैनिज्म यद्यपि कि अवैदिक या वेद में विश्वास नहीं करने वाले कहलाते हैं, लेकिन आध्यात्मिकता पर बल बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन ने भी दिया है। और यहाँ चार्वाक दर्शन को छोड़ दें, बाकी सभी 6 + 2 8 ये आध्यात्मिकता पर बल देते हैं। इसलिए अगर वर्ल्ड फिलॉसफी के क्षेत्र में, विश्व दर्शन के क्षेत्र में अगर देखते हैं तो आध्यात्मिकता भारतीय दर्शन की विशेषता रही है और एक अवदान भी रहा। अब यहाँ पर कंटेम्प्ररी इंडियन फिलोसफर्स की क्या विशेषता, अक्सर एक घटना मैं जिसकी चर्चा करता रहा हूँ कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, संस्कृत के प्रोफेसर ने एक बार पूछा था कि शंकराचार्य वेदांत दर्शन के बाद भारतीय दर्शन क्या मृत प्राय हो गया है? क्या भारतीय दर्शन, उनका कहना वो एक तरह से क्वेश्चन के रूप में था, लेकिन एक लेवलिंग द चार्ज अगेंस्ट द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन फिलॉसफी। उनको मैंने जवाब दिया, उत्तर दिया कि किस तरह से भारतीय दर्शन एक गतिशील दर्शन है,
और कंटेम्पररी इंडियन फिलोसफर्स की विशेषता रही कि एक तरफ उनकी प्रतिबद्धता, उनका ज्ञान एंशियंट इंडियन फिलोसफी, प्राचीन भारतीय दर्शन का रहा है, और दूसरी तरफ उनका ज्ञान पश्चिमी दर्शन के प्रति भी रहा है। और कंटेम्पररी इंडियन फिलोसफर्स की विशेषता रही है, यद्यपि कि वेदांत दर्शन या प्राचीन भारतीय दर्शन की अवधारणाओं को ही ये समकालीन भारतीय चिंतक नए रूप से व्याख्यायित करते हैं, अपनी जड़ों के साथ जुड़े रहते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि उनके विचारों में एक विकास दिखता है। विकास इसलिए कि शंकराचार्य पश्चिमी दर्शन से अवगत नहीं थे, ऐसी मेरी मान्यता है। लेकिन केसी भट्टाचार्य या श्री अरविंद प्राचीन भारतीय दर्शन से जितने अवगत थे, जितनी महारत उनकी थी, उतनी ही महारत पश्चिमी दर्शन के विचारकों, पश्चिम दर्शन के प्रति भी उनकी उतना ही ज्ञान था। तो यह एक यूनिक फीचर है कंटेम्पररी इंडियन फिलोसफर्स। They assimilate the ancient Indian thought, and they are fully acquainted with the Western thought. ऐसा एकांगीपन जो चार्ज था कि भारतीय दर्शन वेदांत के बाद मृत प्राय हो गया, क्या ऐसा हम कह सकते हैं? हम कतई नहीं कह सकते हैं, क्योंकि केसी भट्टाचार्य को लें, श्री अरविंद को लें, टैगोर को लें, महात्मा गांधी को लें, तब सारे इन लोगों के दर्शन में प्राचीन भारतीय दर्शन और नवीन पश्चिमी दर्शन दोनों का समन्वय मिलता है। और यह एसिमिलेशन एक तरह से रिवाइवल नहीं है। कभी कभी ये कहते हैं लोग कि कंटेम्पररी इंडियन फिलोसफर्स ने प्राचीन भारतीय दर्शन का एक रिवाइवल किया है। रिवाइवल हम तो नहीं मानते हैं, लेकिन हाँ, क्रिएटिविटी है, सृजनशीलता है। क्योंकि अगर केसी भट्टाचार्य ने दर्शन की अवधारणा को प्रतिपादित किया, तो उन्होंने एक नए तरीके से प्रतिपादित किया, क्योंकि वो वेदांत के प्रति उतने ही प्रतिबद्ध थे, उतनी ही जानकारी थी जितना कांट के दर्शन के प्रति। इसलिए केसी भट्टाचार्य के दर्शन को, केसी भट्टाचार्य एक बहुत ही तकनीकी समकालीन भारतीय दार्शनिक के रूप में दर्शन जगत में स्थापित रहे हैं। और शांति निकेतन, बर्दवान शांति निकेतन उनका कार्य क्षेत्र रहा है। बढ़िया हो गया। फिलोसफी के प्रोफेसर थे, वाइस चांसलर शांति निकेतन में थे। तो केसी भट्टाचार्य ने दर्शन शास्त्र की परिभाषा देते हुए कहा कि दार्शनिक चिंतन एक सैद्धांतिक चिंतन है। फिलोसफी कैन बी डिफाइंड एज एन एक्सप्रेशन ऑफ थियोरेटिक कॉन्शसनेस। अब सैद्धांतिक चेतना, वैज्ञानिक चेतना भी सैद्धांतिक चेतना है, और दार्शनिक चेतना भी सैद्धांतिक चेतना है। लेकिन वैज्ञानिक चेतना वस्तुगत चेतना है, और दार्शनिक चेतना आत्मगत चेतना है। यहाँ फिलोसोफाइजिंग इन इंडिया इज एक तरह से सेल्फ रियलाइजेशन और गोइंग विद इन। भारतवर्ष में दार्शनिक क्रिया बाहर से अंदर जाने की, प्रोबिंग और डेल्विंग डीप इनटू just knowing self, realizing self, self realization, ये आत्मबोध
भारतीय दर्शन में प्रमुख रहा है, जबकि वैज्ञानिक चेतना या पश्चिमी दर्शन में हम विश्लेषणात्मकता पाते हैं। भारतीय दर्शन में भी विश्लेषणात्मकता है, लेकिन यहाँ समकालीन भारतीय चिंतक एक संश्लेषण, इंटीग्रल वर्ल्ड व्यू, अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें तो कंटेम्पररी इंडियन फिलोसफी, दे हैव डेवलप्ड द इंटीग्रल वर्ल्ड फिलोसफी और इंटीग्रल फिलोसफी। और श्री अरविंद के दर्शन को अगर हम लाइफ डिवाइन को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो पाते हैं कि इंटीग्रलिज्म इज द की कंट्रीब्यूशन ऑफ श्री अरविंद फिलोसफी टू द वर्ल्ड ऑफ फिलोसफी। श्री अरविंद का द इंटीग्रल फिलोसफी, integral philosophy, in one or two sentences I can define integralism, and then hopefully I will end with this few words. Integralism को एक मेटाफिजिकल या ऑन्टोलॉजिकल रूप में जब हम लेते हैं तो स्पिरिट एंड मैटर, materialism and idealism, integrating both materialism and idealism, that is a integralism. This is an ontological definition. लेकिन epistemological अगर हम देखते हैं ज्ञान मीमांसीय दृष्टिकोण से तो sense experience, reason and intuition, integrating these three faculties of knowledge, ये ज्ञान के जो तीन स्रोत हैं, इंद्रिय, बुद्धि और ये आत्मचेतना या अंतःअनुभूति। तो इंद्रिय जनित ज्ञान, बुद्धि जनित ज्ञान और अंतःअनुभूति, इन तीनों को जब हम इंटीग्रेट करते हैं, जब हम क्योंकि ये अलग अलग अगर हम खंडों में देखते हैं तो ये आंशिक ज्ञान देते हैं। सेंस एक्सपीरियंस हैज गॉट इट्स लिमिटेशन, बुद्धि बौद्धिक ज्ञान की सीमाएं हैं। अंतःअनुभूति को हम इंटीग्रल एक्सपीरियंस कह सकते हैं। अपरोक्षानुभूति को हम इंटीग्रल एक्सपीरियंस कह सकते हैं। तो ये ऑन्टोलॉजिकल एंड एपिस्टेमोलॉजिकल दोनों दृष्टि से अगर देखते हैं तो समकालीन भारतीय चिंतक एक इंटीग्रल वर्ल्ड व्यू, दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में उनका कंट्रीब्यूशन है कि दे प्रोपाउंड, दे प्रेजेंट द इंटीग्रल फिलॉसफी एंड स्पेशली श्री अरविंद जिनका की एक विशिष्ट अवदान है। वैसे समकालीन भारतीय चिंतकों की दृष्टि संश्लेषणात्मक रही है, इंटीग्रल फिलॉसफी रही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं केसी पांडे को और अन्य जिन लोगों, राकेश चंद्रा जी को, सबको अपना आभार व्यक्त करता हूँ और सभी को नमस्कार करते हुए वाणी को भी। प्रोफेसर जटाशंकर जी का चित्र दिखाई पड़ रहा है, बहुत अच्छा लगा। हमारे बहुत गवर्निंग बॉडी के मान्य सदस्य हैं, दर्शन शास्त्र जगत के एक स्तंभ हैं। और प्रोफेसर केसी पांडे जी वाणी को विराम देते हुए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और आपने बहुत बढ़िया से हम लोगों को एक्सप्लेन किया समकालीन भारतीय दर्शन और केसी भट्टाचार्य और श्री अरविंद के दर्शन के बारे में सुन करके हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर।